you have asked for main strategy. So for mains, mainly your answer writing skills are very important, because everybody who is going till that stage has a threshold level of knowledge. So for mains, basically how you present what you know is very important, and for that answer writing practice is extremely crucial. So how you could start is, you could just start uh, where you are. Like, don't think that I will attain a particular level of knowledge only, then I'll start preparing. ऐसा मत सोचिए कि मैं अभी ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मेरे को इनफ नहीं आता है, जब मैं कंटेंट पढ़ लेता हूँ तब मैं प्रिपेयर करूँगा। ऐसा नहीं सोचना है। जितना भी आपको आ रहा होता है, उसी उसी बेस पे आप स्टार्ट कर दीजिए आंसर राइटिंग। इफ़ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, तब तो मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अदरवाइज जस्ट स्टार्ट वेर एवर यू आर। लाइक यू कैन do the previous year questions, and you can make a structure out of it. You can see कि बाकी लोग बाकी जो भी टॉपर्स हैं उनके आंसर कॉपीज़ देख के आप देख सकते हो कि उनके आंसर वगैरह कैसे रहे हैं, और उसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उस स्ट्रक्चर में आप जो भी आपको कंटेंट आपको पता है वो बिठा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर आंसर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और धीरे धीरे आप अपने कंटेंट को भी फाइन लाइन कर सकते हो। जब आप मतलब अगर आप 2024 के लिए स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक अच्छा टाइम मिल जाता है आपको, मतलब पूरे 1 साल का। आप क्या कर सकते हो कि फर्स्ट शुरू से ही आप एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी बना के रखिए। आप मतलब आप मेनली बस प्री के लिए नहीं पढ़ सकते, या मेनली बस मेंस के लिए नहीं पढ़ सकते। आपको दोनों ही लेकर साथ में लेके चलना है। यू हैव टू डू अ इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। एंड जस्ट बिफोर स्टार्टिंग, टू वेरी क्रूशल थिंग्स आर गोइंग थ्रू द सिलेबस, कि आपको बेसिकली पढ़ना क्या है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स उसको थोड़ा साइडलाइन कर देते हैं, कि अगर सिलेबस आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप अपने प्रिपरेशन में बहुत डाइवर्ट हो सकते हो। और उसके साथ साथ आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते रहना चाहिए। भले ही मेंस के हो गए, प्रीलिम्स के हो गए, आपको उसी से पता चलेगा कि यूपीएससी किस टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस कर रही है। और आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस दोनों को एक गाइड बना के चलना चाहिए। तो आप उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को फाइन ट्यून कर सकते हो, और उसी के हिसाब से आपको सब कुछ करना है। भले ही आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो आप मतलब जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है सिलेबस में है, आपको वही पढ़ना है। बहुत सारे चीज़ें होती है इधर उधर की जो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, वो स्किप कर सकते हो। तो बेसिकली जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस दोनों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड में रख के चलना है, और उसी के हिसाब से करना है सब कुछ। सो ब्रीफ स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है 2024 के लिए, कि आप जो भी बेसिक्स करना है वो तो आप करिए ही। जैसे कि मतलब स्टार्ट वहाँ से करिए। आप प्रीवियस ईयर्स को अच्छे से देखिए, 10-15 दिन दे दीजिए, बट प्रीवियस ईयर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करिए आप। और सिलेबस को आप रोज पढ़ते रहिए, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के लिए मुझे पढ़नी है। और उसके बाद आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। जैसे बेस बिल्डिंग के लिए आपको कुछ कुछ एनसीईआरटीज़ करनी है, जैसे हिस्ट्री के एनसीईआरटी हो गए और ज्योग्राफी के एनसीईआरटी हो गए, वो आपको करनी है। तो और उसके अलावा बहुत सारे मतलब आफ्टर एनसीईआरटीज़ जो बेसिक बुक्स होती है, जो आप सबको पता ही है कि क्या क्या है। हर टॉपर मतलब हर टॉपर अपने स्ट्रैटेजी में बता ही देते हैं। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया। तो वो सभी आप लिख लीजिए, और आप अपने हिसाब से आप अपनी रीडिंग स्पीड, और फिर आप कैसे पढ़ते हैं, आप कितने घंटे में पढ़ सकते हैं, कितने दिनों में पढ़ सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि वो सारे बुक्स एक बार कंप्लीट हो जाए। और उसके साथ साथ आप उस जो जो टॉपिक आप कर रहे हो उसका आप प्रीवियस ईयर्स भी देख लीजिए, और
उसके हिसाब से आप टेस्ट सीरीज़ भी लगाते रहें। जैसे सेक्शनल टेस्ट हो गए, आपने लेट अस सपोज़ एक सेगमेंट कंप्लीट कर लिया कोई सब्जेक्ट का, लेट अस सपोज़ पार्लियामेंट का ही आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम कंप्लीट कर लिया, तो उस वो जो टेस्ट सीरीज़ में है, तो वो टेस्ट आप लगा सकते हैं, ताकि आपको मतलब साइड बाय साइड आपकी इवैल्यूएशन भी होती रहे आपके प्रिपरेशन की, और आपको पता चले कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने मिस कर दिया हो आप पढ़ते वक्त, तो फिर वो आपकी दोबारा से रिवीजन हो जाए। तो आप ऐसे कर लीजिएगा। तो बेसिकली मेन बुक्स पढ़ते रहना है, ये हो गया। मेनली प्रीलिम्स के लिए ये स्ट्रैटेजी है कि आप क्वेश्चन पेपर्स करते रहिए साथ में, मतलब जो भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह है एक लगा लीजिए, और उसके हिसाब से आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से या तो टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं, या फिर आप टेस्ट सीरीज़ का ही कोई स्केड्यूल फॉलो कर सकते हैं जो भी आपके लिए वर्क करे। और उसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर तो मतलब मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप पढ़ सके तो मतलब बहुत सही रहेगा, क्योंकि आपको वो मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ही मदद करेगा न्यूज़पेपर पढ़ते रहना। तो आप साइड बाय साइड थोड़े महीने आप ये जो बेसिक बुक्स है वो एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको एक लेवल ऑफ नॉलेज बेस आ जाएगा। तो जल्दी से आप आंसर राइटिंग भी अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आप आंसर राइटिंग भी भले ही आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स को लेकर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई भी टेस्ट सीरीज़ का जो मार्केट में आता ही है, तो उनके आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप किसी को जानते हैं इवैल्यूएट करने, आप उनसे इवैल्यूएट भी करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप कोई मेंस का टेस्ट सीरीज़ भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कि कोई आपके फैकल्टी वगैरह होंगे जो आपको करेक्शन करके आपके आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट करे, वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर ये तो आप अगर ये सब साइमल्टेनियसली करते रहोगे, तो आपकी एग्ज़ाम क्लियर होने की चांसेस बहुत हाई हो जाती है। नोट्स फॉर एनसीईआरटीज़ की बात है, तो आप मतलब मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एनसीईआरटी को इनिशियली बस पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा उसमें क्या क्या है, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो आपको नहीं पता होता एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे होगा कि आपको हर चीज़ इम्पॉर्टेंट लग सकती है, और आप हर चीज़ को ही अंडरलाइन करते चले जाए, तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं हो पाता है। तो आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, और आपको सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग कई बार करनी होती है। तो जब आप दूसरी बार या तीसरी बार कर रहे हो, तो एकदम क्रिस्प नोट्स बनाइए कि आपको कौन क्या चीज़ लगती है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो वैसे वैसे पहले तो आप हाईलाइट कर सकते हो, फिर सेकेंड या थर्ड रीडिंग सब्सिक्वेंट रीडिंग्स में जो चीज़ आपको लगती है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो उसके आप कहीं शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जो आपको फर्दर हेल्प करे दोबारा रिवाइज करने के लिए। आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करें? तो आंसर राइटिंग के लिए ये चीज़ है कि मतलब आंसर राइटिंग आप कैसे स्टार्ट करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आंसर राइटिंग करना। तो आप बस स्टार्ट कर दीजिए, वो कब करें कैसे करें वो आंसर करना बहुत मुश्किल है। कब करें इन द सेंस, अगर आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ नॉलेज आ गया है, अगर आपको लगता है कि काफ़ी सारे टॉपिक्स में आप कुछ ना कुछ लिख पाओगे, तब आप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब आप लिखने लगते हो तब आपको लगता है कि आप ख़राब आंसर्स लिख रहे हो, बहुत अच्छे नहीं हो पाते हैं आंसर, तो आपको लगता है कि मैं तो उतना अच्छा नहीं लिख पा रहे आंसर जैसे बाकी लोग लिख रहे हैं। तो आप कंपेयर मत करिएगा आप अपने आंसर्स, बस आप लिखते रहिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप स्टार्ट कर दे लिखना तो आप उस प्रोसेस में आ जाएंगे, आप सोचते रहोगे कि मैं करूँ, मतलब आंसर राइटिंग करना है, अगर आप नहीं करोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो आप जो भी कैसे कर सकते हैं इन द सेंस, आप क्या कर सकते हैं, जो भी न्यूज़ में चल रहा है, कई बार ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे
मतलब इंस्टीट्यूट्स ने स्टार्ट कर दिया है कि वो जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा होता है उनका थोड़ा क्वेश्चंस बना देता है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। या फिर जैसे मैंने बोला था टेस्ट सीरीज़ का ही जो भी मतलब क्वेश्चंस है उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर जो मॉडल आंसर्स टेस्ट सीरीज़ ही देती है वो आप पढ़ सकते हो कि मतलब उन्होंने क्या एक्स्ट्रा डाला है। और आंसर राइटिंग में जैसे एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे एक इंट्रो होता है कोई भी आंसर का, उसके बाद बॉडी होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है। तो इंट्रो आपने लिख दिया, आपने अटेम्प्ट किया एटलीस्ट, अगर आप पहली बार कर रहे हैं आप अटेम्प्ट करें, आप अपना इसी फॉर्मेट में आप आंसर राइटिंग करें, इंट्रो लिखें आप, और उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है कि वो एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, और फिर जो भी पूछे हैं उसको सब डिवाइड करें क्वेश्चन को, और एक एक सब डिविज़न को आप आंसर करें बॉडी में। उसका आप ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया, वो 3 पार्ट्स में पूछा है तो आपको तीनों पार्ट लिखने हैं बॉडी में, तो आप वैसे अपने आंसर को मतलब सब डिवाइड कर सकते हैं, फिर तीनों को एड्रेस करना है, उसके बाद एक फ्यूचरिस्टिक लुकिंग कंक्लूजन आपको लिखना है। तो ऐसे आप स्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश करो, और उसको गाइडेंस के लिए आप प्रीवियस ईयर के जो भी मतलब टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो टॉपर्स ने दिए हुए हैं आप उनको देख सकते हैं गाइड करने, मतलब आपको एक गाइडेंस चाहिए कि बाकी कैसे लिखा जा रहा है वो सब, और आप अपनी आंसर्स की करेक्शन भी करवाइए। तो ऐसे आप एक स्टार्ट लीजिए, ताकि आप एक बार स्टार्ट कर दोगे तो फिर आप लिखते रहोगे तो आपको खुद ब खुद समझ आता रहेगा कि आपको कैसे इम्प्रूव करना है। आंसर राइटिंग के लिए नोट्स, देखो एक्चुअली आंसर राइटिंग के लिए नोट्स बनाना ज़रूरी है। उसके लिए आंसर ये है कि जो भी आप तैयारी कर रहे हो ना, स्पेसिफिकली आप आंसर राइटिंग के लिए नोट्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप क्या कर सकते हो इसके लिए कि अगर आपके पास एक अच्छा अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन है, वो कंक्लूजन वगैरह है, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कोई इंट्रो हुआ तो उसको आप डिफरेंट तरीके से आप इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई करंट इवेंट चल रहा है तो डाटा के साथ आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वैसे वैसे आप नोट्स बना सकते हो। बाकी आप आंसर राइटिंग जो आप अपना नोट्स ऑलरेडी बना रहे हो तो उसी से आप आंसर राइटिंग करते हो। उसके अलावा जो भी अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो टेस्ट सीरीज़ के मटेरियल से, तो आप देख सकते हो कि वो मटेरियल में क्या एक्स्ट्रा है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो वैसे आप क्या कर सकते हो कि टॉपिक वाइज नोट्स बना सकते हो, और उसी चीज़ को आप आंसर राइटिंग में भी अपने यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ऐसे राइटिंग के लिए आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी एनालिटिकल स्किल्स वो काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। आप डिफरेंट टॉपिक्स को कैसे लिंक कर पा रहे हो, तो ऐसे के लिए स्पेसिफिकली मैंने कुछ अलग से नहीं किया था। जो भी जीएस के लिए मैं तैयारी कर रही थी उसी से मैं मतलब उसी कंटेंट से ऐसे भी हो जाता था। तो ऐसे के लिए आप वैसे क्या कर सकते हो कि आप यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर्स के एसेस आप लिखने की कोशिश करें। उसको आपको ऐसे लिखने का एक अलग तरीका होता है। जैसे आपको ऐसे में आपको डिवीज़न करना होता है, क्योंकि आपको इतने सारे वर्ड्स में 1200 वर्ड्स अराउंड में लिखना पड़ता है। तो आपको काफ़ी एक टॉपिक दे दिया तो आपको उस टॉपिक में डिफरेंट डिफरेंट डिमेंशंस ऐड करने होते हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि मतलब कोई भी ऐसे दे दिया, वुमेन से रिलेटेड दे दिया, या हेल्थ केयर से रिलेटेड दे दिया, कोई फिलोसॉफिकल ऐसे ही दे दिया जो आजकल काफ़ी, उन सब डायमेंशंस को कैसे आप यूज़ कर सकते हो, उसका कैसे एक सेंटेंस फॉर्मेशन बना के एक कर सकते हो, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ऐसे के लिए मैं करूँगी कि आप खुद से लिखने की कोशिश करते रहे ऐसे को, और उसे आप किसी जो भी आपके सीनियर है फैकल्टी है एक बार उनसे करेक्ट करवा लीजिएगा। अच्छा, किसी ने पूछा है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम कैसे स्टार्ट करना, मतलब कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एग्ज़ाम्स है, क्योंकि वो आपको क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो क्लियर करना काफ़ी मतलब मुश्किल भी है एक हिसाब से, क्योंकि कंपटीशन वहाँ आपको सबसे ज़्यादा मिलती है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है, वो एलिमिनेशन एग्ज़ाम है।
तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। जो भी मतलब ये स्ट्रैटेजी था कि बेसिक बुक्स आपने पढ़ लिए और मिनिमम मिनिमम तो 3-4 बार तो पढ़नी ही होती है आपको। एक बार आपने पढ़ लिया, 2-3 बार उसको रिवीजन लगानी होती है। फिर अगर आप नोट्स बनाना आपको सही लगता है तो उसका कुछ जिस्ट वगैरह बना लिया। तो आपको ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स तैयारी करनी पड़ती है। तो और प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो थीम, वो टॉपिक, और अगर लेटर सपोज एक क्वेश्चन आ गया, उसके ऑप्शन में से एक नया क्वेश्चन आ जाता है, तो प्रीवियस ईयर्स को इस हिसाब से देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ भी मेरे ख्याल से प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको आप खुद को ऐसे बनाना कि आप एमसीक्यूज़ प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाओ। आप मतलब कोई एमसीक्यू दे दिया जिसका आपको ज़्यादा आइडिया भी नहीं लग रहा, तो आप कैसे एलिमिनेट करके डिफरेंट ऑप्शंस एलिमिनेट कर राइट आंसर तक पहुंच सकते हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। तो आपको उसका स्किल लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको आप काफ़ी टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। लगा के आप अपने आप को एनालाइज करें कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है। लाइक या नॉलेज, अगर वो गलती अगर नॉलेज की कमी की वजह से हो रही है तो आप नॉलेज को अपडेट करो। और अगर वो गलती हो रही है, सिली मिस्टेक्स वगैरह हो रहे हो, उसके कारण हो रही है कि जैसे क्वेश्चन आपने ठीक से नहीं पढ़ा, तो आप उस एस्पेक्ट में इम्प्रूव करो। और फिर अगर वो गलती हो रही है कि आपने मतलब गलत थोड़ा बहुत मतलब अगर आप ऑप्शंस ढंग से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो उसके ऊपर आप फोकस करें। आप देखें कि अगर आप कोई तुक्का लगा रहे हो, तो फिर वो तुक्के आपके कितने हद तक सही हो रहे हैं। तो आपको ये प्रोसेस जो है एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस, उनका फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा। तो आप खुद से एनालाइज करें। तो इसके लिए आप काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो, क्योंकि जब आप टेस्ट देते रहोगे, खुद को टेस्ट करते रहोगे, उससे दो चीज़ें होती है। एक तो आपका मतलब आपको सेल्फ रियलाइजेशन होते रहता है कि कहाँ क्या चीज़ें मैं मतलब स्ट्रेंथ है मेरी, क्या चीज़ें वीकनेस है, कहाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ, कहाँ नहीं ले सकता हूँ। और उसके साथ साथ जो भी आप कंटेंट, आप नॉलेज की पढ़ाई मतलब तैयारी कर रहे हो, जो भी आप अपना बुक वगैरह पढ़ रहे हो, तो उसमें भी जो भी आप रीड करते हो ना, वो थोड़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस मामले में। और टेस्ट सीरीज़ के पीछे जो भी आंसर्स वगैरह दिए होते हैं, उसमें से भी आप नोट्स वगैरह बना सकते हो। तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प कर जाता है आपको मेन एग्ज़ाम में भी। तो ये आप कर सकते हो। और प्रीलिम्स की एक और बात रही सीसैट, जो आजकल काफ़ी गेम चेंजर हो रहा है, तो आपको उस पर भी थोड़ा अच्छे से वर्कआउट करना पड़ेगा। तो ये सब आप कर लेते हैं। बेसिकली आप वो स्किल जान लेते हैं कि कैसे आप गिवन ऑप्शंस में सही ऑप्शन तक पहुँचे, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं प्रीलिम्स क्लियर करने में। कोई पूछ रहे हैं कि 12 मंथ की पढ़ाई सफिशिएंट होती है क्या प्रीलिम्स के पहले? बिल्कुल होती है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है और आप सही दिशा में जा रहे हो, तो बिल्कुल हो जाएगी। आप मतलब आपकी बढ़िया रैंक आ जाएगी फिर। आइडियल स्कोर इन सेक्शनल टेस्ट सीरीज़, देखिए सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ में एक्चुअली क्या होता है कि आपकी स्कोर एक्चुअली बहुत हाई हाई चली जाती है। आपको मतलब आराम से 120, 130, 140 तक भी मिल जाते हैं, क्योंकि वो आप उसी सेक्शन को मतलब वो जो भी सेक्शनल टेस्ट का सिलेबस है, वो आप पढ़ के दे रहे हो जस्ट फ्रेश, तो उसमें काफ़ी हाई स्कोर आ जाती है। तो मेन इम्पॉर्टेंट होती है कि आप जो भी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है, उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करो। आप टेस्ट सीरीज़ मतलब कितने लगाएं, वो डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप ऑन एन एवरेज आप 30 to 35 टेस्ट लगा सकते हैं।
और अगर आपको और लगे कि मेरे को और टेस्ट लगाने की ज़रूरत है, तो लोग तो कभी कभी 100 टेस्ट तक भी लगा लेते हैं। तो ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको लगता है कि कितने टेस्ट ज़रूरी है, बट मिनिमम मेरे ख्याल से मतलब 33-35 टेस्ट दे देनी चाहिए। आंसर राइटिंग स्टार्ट करने से पहले बुक कितनी बार पढ़नी चाहिए? बेसिक बुक्स तो आप मतलब पढ़ते हैं, ऑब्वियसली वो तो पढ़ती रहनी चाहिए। और मिनिमम कोई भी बेसिक बुक हो गया तो आप मिनिमम एक 3 से 4 बार तो पढ़ते ही रहना चाहिए, वो तो मतलब नेसेसरी है। बट आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के लिए आप 1-2 बार पढ़ लिए हो तो उसके बाद आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको वो आंसर राइटिंग वो पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत लगे आंसर लिखने में, तो यू कैन ऑलवेज रीविजिट कंटेंट इन द बुक एंड अटेम्प्ट आंसर राइटिंग अगेन। अब मेरी जर्नी पूछ रहे हैं, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मेरे कॉलेज के बाद। और फिर थर्ड अटेम्प्ट में मेरा मतलब यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था। जो मिस्टेक्स जो मेरे हिसाब से जो मेरे जर्नी में हुए थे, वो ये था कि मैंने रिवीजन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया था। मैं नया कंटेंट पढ़ती रहती थी, मज़ा आ रहा था पढ़ने में, काफ़ी अच्छा लगता था, पढ़ाई करनी अच्छी लगती थी मुझे। तो जो मिलता था वो मैं पढ़ती जाती थी। ज़्यादा मतलब एक सिस्टमेटाइज तरीके से नहीं हो रही थी चीज़ें। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट पढ़ लिया, और जो पढ़ा है ऑलरेडी उसको अच्छे से मतलब एसिमुलेट नहीं किया था, उसको रिवाइज़ नहीं किया था प्रॉपर्ली, और टेस्ट सीरीज़ मतलब भी बहुत अच्छे से रिलीजियसली नहीं दिया था। तो ये सब रीजंस थे एक्चुअली। 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स में ही अटक गया था मेरा, तो वही टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छे से नहीं प्रैक्टिस किए थे। तो इसी कारण मतलब मेरे को लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और बाकी अगर मैं जो मिस्टेक्स मैं अवॉइड करना चाहूँ, तो मैं मतलब क्या करना चाहूँगी कि जो भी पढ़ रही हूँ उसको बहुत पक्का कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब क्योंकि आप पहली बार जब पढ़ते हो तो सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, उसको ही आप सब्सिक्वेंटली पढ़ोगे तो बहुत कम मेहनत में चीज़ें असिमुलेट हो जाती है, और वही चीज़ें आपको काफ़ी काम भी आती है, रादर देन आप हमेशा नया नया पढ़ते रहो। तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता है, आपको ये नहीं लगता है, आपको तब ये लगता होता है कि मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, मेरे को आता नहीं है, जबकि आपने पढ़ रखा होता है। बट आप काफ़ी बार मल्टीपल रिविजन्स देते हो तो आपको एक क्लैरिटी बनी रहती है। तो मैं वो करती, और मैं मतलब अपने टाइम को बहुत अच्छे से सेग्रीगेट करके रखती, बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करती, और मैं काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज़ वगैरह देती। और प्रीवियस ईयर्स को मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा नेगलेक्ट किया था, वो मैं बिल्कुल नहीं करती। नहीं, लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ रहे हो तो मतलब लर्निंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर आप साथ में उसको चीज़ें याद करने की भी कोशिश करो तो वैसे वो याद भी नहीं रहती, और टाइम भी बहुत लग जाता है। तो आप पढ़ते रहो, बहुत आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप थोड़ा साइड में नोट डाउन कर सकते हो, और उस चीज़ को आप रिविज़िट करते रह सकते हो। बट जब पढ़ रहे हो आप बहुत कॉन्शियसली पूरा याद रहे, 100% याद रहे, ऐसे उस वो कोशिश में ना पढ़े आप। मतलब इतना आप रखें कि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बन जाए आपको उस टॉपिक की, और जो डिटेल्स है उसको आप बार बार रिविजिट करके मतलब मल्टीपल बार आप वही चीज़ें रिवीजन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं याद भी होता जाएगा। तो
जो डैफ होता है वो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जो प्रिपेयर करते हो वो आप अपने मतलब जो भी पर्सनल डिटेल्स है आपको वही भरनी होती है। और उसके अलावा मतलब जो भी आपको पसंद है हॉबीज़ वगैरह वो सब मतलब वो भर दिया। जेन्यूनली भरा था मैंने डैफ। और फिर उसके बाद आप जो भी आप डैफ में लिखा है उसकी हर चीज़ प्रिपेयर करनी होती है, तो उस हिसाब से किया था मैंने। इंटरनल सिक्योरिटी एक्चुअली मैंने जो भी कोचिंग मटेरियल थे वाजीराम का हो गया या विजन का हो गया उनसे किया था गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी। सेकेंड ईआरसी की कंपाइलेशन आ जाती थी तो वो कर लिया। और फिर जो भी उनके कोचिंग मटेरियल थे मेनली उसी से किया है। और इंटरनल सिक्योरिटी एमएचए की वेबसाइट से बुकलेट्स मतलब उनके वहाँ पे पीडीएफ वगैरह होती है, तो वो भी एक बार देख लिया था मैंने इंटरनल सिक्योरिटी की प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने इंटरनल सिक्योरिटी मोटा मोटी टॉपिक वाइज किया था कि जो जो टॉपिक जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म हो गया उस पर क्वेश्चन आता है। और फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो गया और मतलब नारकोटिक्स वगैरह हो गया। तो ऐसे टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर लिया था और उसका कंटेंट ऐसे बना लिया था। तो सोर्सेस तो यही थी मेनली। तो 2-3 जगह से मैंने कंपाइल वगैरह करके अपने खुद के सोर्सेस बना लिए थे। एनसीईआरटीज़ यार हेल्पफुल होती है काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं वहाँ पे। और एनसीईआरटीज़ की अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से काफ़ी ज़रूरी होती है कि आपको अगर मतलब आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी अगर पढ़ लिया तो काफ़ी हेल्प हो जाता है। कुछ कुछ आप स्किप भी कर सकते हो। जैसे कि पॉलिटी की एनसीईआरटी पर्सनली मैंने नहीं पढ़ी थी। और बाकी मेरे हिसाब से हिस्ट्री और ज्योग्राफी की तो आप स्किप नहीं कर सकते, वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो तो आपको करनी चाहिए। मैं अराउंड 8 से 9 घंटे पढ़ लिया करती थी पर डे। और पूरा मेंस मेरा मतलब मेंस की मैंने तैयारी स्टार्ट करती थी प्रीलिम्स के पहले भी। जैसे एग्ज़ाम अगर मेंस की थी सितंबर में तो और प्रीलिम्स था उस टाइम पे जून जुलाई में। तो फिर मैंने मार्च तक आंसर राइटिंग भी की है। नवंबर से मैंने स्टार्ट किया था आंसर राइटिंग और मार्च तक भी की थी। उसके बाद थोड़ा प्री सेंट्रिक हो गया था तो मतलब मेंस की पूरी तैयारी तो नहीं हुई थी प्रीलिम्स के पहले। मेंस की ना मेन तैयारी आपकी मतलब प्रीलिम्स के बाद ही हो पाती है बहुत अच्छे से। उसके पहले मतलब एकदम एग्ज़ाम मोड में जो तैयारी होती है वो प्रीलिम्स के बाद ही हो पाती है अच्छे से। उसके पहले भी मतलब एक मिनिमल एक हद तक प्रिपेयर करके रखा था, बट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन तो मेरी आफ्टर प्रीलिम्स ही हुई थी। और बुक लिस्ट जो थी वो बेसिक है। वो मतलब आपको हर जगह पे मिल जाएगी, हर टॉप पे मिल जाएगी। जो भी यूजुअली लोग जो भी फॉलो करते हैं वही किया था मैंने। हाउ टू रीड एनसीईआरटी सिलेक्टिवली। एन सी आर टीज़ एक्चुअली मैं मतलब एक स्टोरी बुक की तरह पढ़ लेती थी पहले। मतलब मेरा ऐसे रहता था कि मैं अपना टारगेट बना के चलती थी कि इस दिन मेरे को इतना कर लेना है, मतलब 2-3 दिन में वो एन सी आर टी फिनिश कर लेना है। तो उस हिसाब से मैं अपना स्पीड बना के मैं पढ़ लेती थी ऐसे। और जो थोड़ा इम्पोर्टेंट था वहाँ पे फोकस ज़्यादा होता था, जो थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट है मतलब तो फिर उसको जल्दी से निपटा दिया ऐसे करती थी। बट देखने को एक बार मतलब मोस्टली जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटीज़ होते हैं वो देख लिए थे मैंने।
मल्टीपल सोर्सेस फ्रॉम सेम टॉपिक, उसके लिए ये आंसर है कि मतलब हाँ, आप कर सकते हो एक्चुअली मल्टीपल। जब आप टॉपिक एक पर्टिकुलर प्रिपेयर कर रहे हो तो 2-3 सोर्सेस से आप मतलब एक सोर्स को आप अपना बेस कंटेंट मान सकते हो, जो आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड है, अच्छा है, मतलब जो काफ़ी यूज़फुल है, तो उसको आप अपना बेस सोर्स बना सकते हो। और उसके अलावा आप 2-3 सोर्स और यूज़ कर सकते हो बस वैल्यू एडिशन करने के लिए। तो अगर लेटर सपोज कोई भी आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको एक जगह से बहुत अच्छे से कर लिया। और फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कि हो सकता है कि उस टॉपिक को उस बुक में बहुत अच्छे से नहीं, मतलब कुछ कुछ रह गया हो, तो उसके लिए आप सप्लीमेंट कर सकते हो दूसरे रिसोर्सेज से। बट ये नहीं करना कि ये भी सारा पढ़ लिया, वो भी सारा पढ़ लिया, फिर तीसरा कोई मटेरियल है वो भी सारा पढ़ लिया, तो उससे काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है और वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता। तो एक को बेस बनाओ, 2-3 जगह से आप वैल्यू एडिशन करो, सेलेक्टिवली पिक करो चीज़ें और उस चीज़ को ऐड करनी है आपके ही मेन नोट्स में, पर लास्ट में आपको पढ़ना आपका मेन नोट्स ही है। मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। और नोट मेकिंग, एक्चुअली नोट मेकिंग मैंने आजकल तो काफ़ी ऑनलाइन टूल्स आ गए, बट ऑफलाइन ही किया करती थी मैं नोट मेकिंग। तो जो भी बेसिक बुक्स है जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह, मैंने तो उनके भी नोट्स बनाए थे। एक्चुअली नोट मेकिंग सही लगता था मेरे को, नोट्स बनाते बनाते पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैं नोट्स बना लेती थी। बट मेरे ख्याल से बेसिक बुक्स की नोट मेकिंग ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसमें हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है। पर जो चीज़ें बहुत डिस्क्रीट होती है, जो मल्टीपल जगह पे होती है, कोई भी आप टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, तो करंट अफेयर का मैं ऐसे करती थी कि टॉपिक वाइज प्रिपेयर करती थी, कि टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर लिया, मल्टीपल जगह से आपने देख लिया कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या कंटेंट है और उसको एक जगह पे डाल दिया, तो इस हिसाब से नोट्स बनाती थी। तो मेरे करंट के नोट्स एक जगह पे रहते थे। और बेसिक बुक्स में भी जो मेरे को लगता था कि जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उसको एक जगह पे नोट डाउन कर लेती थी मैं, तो वैसे वैसे रहता था मेरा नोट मेकिंग। कोचिंग थोड़ा बहुत हेल्प करती है इन द सेंस, अगर मतलब अगर जैसे ये मैं कह रही थी कि अगर कोई भी आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है तो आप मल्टीपल जगह से अगर आप देखते हो तो उसको एक जगह पे कंपाइल करके आप खुद के नोट्स बनाते हो। तो ये चीज़ रेडीमेड कर देती है कोचिंग, वो आपको दे ही देती है कि सारे, अब वो खुद ही अपने मल्टीपल जगह से करके फिर वो आपको नोट्स वगैरह बना के दे देगी, उसको पढ़ा भी देगी, तो ये थोड़ा हेल्प हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि कोचिंग बहुत ज़रूरी है, बिना कोचिंग के भी आराम से हो जाते हैं। और आजकल तो हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है, कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है, तो आजकल तो कोचिंग की काफ़ी कम मतलब अहमियत है, उसकी है। अगर जो लोग चाहते हैं, मतलब वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जो चाहते हैं कोचिंग लगाना वो लगा सकते हैं, जो नहीं चाहते कोचिंग लगाना खुद से करते हैं वो भी बहुत अच्छे से करते हैं। बट यही है कि उनको चीज़ें खुद से करनी है, तो और खुद से चीज़ें करने का अपना फ़ायदा भी होता है। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इट इज़ कॉल्ड दैट कंसिस्टेंसी इज़ द मदर ऑफ मास्टरी। और ये एग्ज़ाम में तो कंसिस्टेंसी ही इम्पॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी के लिए आपको मोटिवेशन से ज़्यादा आपको डिसिप्लिन एक बनानी चाहिए आपकी। जैसे दिनचर्या होती है वो आपको फिक्स करके रखनी है कि हम मतलब अगर आपको 8 से 9 घंटे देने हैं, तो आप पहले से ही डिसाइड कर ले कि कौन कौन से वो घंटे हैं, कितने घंटे का आप स्लॉट बनाओगे, उसमें क्या करोगे। मैं क्या करती थी कि मतलब वीकली एक अपना प्लान बनाती थी, और वीकली
और अगले दिन के लिए आज रात को ही मैं प्लान बना के रखती थी कि मेरे को अगले दिन ये करना है। तो सुबह उठा तो मेरे दिमाग में है कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है, वो मेरा टू डू लिस्ट है। तो एक प्लानिंग वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप मोटिवेटेड रह सको, क्योंकि अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आप कहीं भी पढ़ोगे, आपको लग रहा है कि पढ़ रहे हैं बट वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता। तो आपको प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी होती है। तो वो टू डू लिस्ट बना लेती थी मैं कि मुझे कल ये चीज़ें अचीव करनी है। तो उस हिसाब से, और डेली स्लॉट में एक डेली का जो स्केड्यूल होता है वो भी अगर आप प्रॉपरली रखते हो कि सुबह में मैंने 3 घंटे पढ़ लिए, तो वो 3 घंटे आपके टिक हो जाते हैं। उसके बाद मतलब एक स्केड्यूल बना लिया, उसके बाद दोपहर के 2-3 घंटे हो गए, रात के 2-3 घंटे हो गए। तो और ऐसा नहीं कि आप घंटे दे रहे हो, उस घंटे में आप कितना पढ़ पा रहे हो, अगर वो आप अपने टारगेट्स अचीव कर भी पा रहे हो कि नहीं। और कंसिस्टेंसी में ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप टारगेट्स सेट तो करें और रियलिस्टिकली भी सेट करें, और मतलब आप खुद को अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन करें, ऐसा ऐसा कुछ करें। और आप ना कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आप देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको इफेक्ट मतलब आपकी कंसिस्टेंसी बनाने से रोक रहे हैं। मतलब थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन पे भी काम करने की बहुत ज़रूरत है इस पे। तो अगर कोई फैक्टर है जिसकी वजह से आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, तो आप देखो वो क्या चीज़ है और उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सके। और अपने प्रिपरेशन में भी आप डाइवर्सिटी रखो। जैसे कि पढ़ते जा रहे हो तो वो कभी कभी बोरिंग हो सकता है। तो आपने आंसर राइटिंग कर दिया तो उसमें लिखना हो गया, आपने मैप देख लिया तो उसमें ये हो गया, मतलब उसमें हो गया कि आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो। और फिर उसके बाद आपने राइटिंग कर ली, उसके बाद रीडिंग कर ली, उसके बाद अगर आप ग्रुप स्टडीज़ वगैरह में बिलीव करते हो तो आपने किसी के साथ डिस्कशन कर लिया, तो आप डाइवर्सिटी भी ला सकते हो अपने प्रिपरेशन में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा बहुत आप मतलब हेल्प कर सकती है कि आप कंसिस्टेंट रहे। बट वही है कि कंसिस्टेंट रहने के लिए वही चीज़ आपको, वही पैटर्न आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो आप स्टार्ट करें, फिर आप खुद को, मतलब ये कहते हैं ना कि आप अपने सेल्फ को बाउंड्रीज रखो कि जो अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस है तो उसको आप कट डाउन करें। सोशल मीडिया आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप उसको कट डाउन करें। तो आप प्लान करें उसके लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है, और उस हिसाब से आप अपनी मतलब स्ट्रैटेजी बनाएं और प्लानिंग करें किस हिसाब से आपको करना है। एंथ्रोपोलॉजी के लिए मतलब प्रीवियस ईयर्स करना सही है, क्योंकि उससे आपको मतलब कई बार वो रिपीट भी हो जाते हैं और एंथ्रो में टॉपिक के हिसाब से ही देते हैं। बट जैसे कि आप कह रहे हो कि काफ़ी डायनामिक होते जा रहा है एंथ्रो का जो भी पेपर्स है, जो भी क्वेश्चंस है, तो उस हिसाब से वो डायनामिक नेचर के क्वेश्चंस एड्रेस करने के लिए आपको एंथ्रो में जो भी कंटेंट है, जो भी आपका सिलेबस है, वो अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि अब आपको वो सिलेबस हेड नहीं पूछ रहे, आपको एप्लीकेशन एस्पेक्ट पूछ रहे हैं ज़्यादा। तो वो एप्लीकेशन एस्पेक्ट वाली चीज़ को आपको एड्रेस करने के लिए वो बेसिक चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए, और डिफरेंट टॉपिक्स के बीच में इंटरलिंकिंग अच्छे से पता होनी चाहिए। और फिर ऐसे ही डायनामिक क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो फिर आप आराम से एड्रेस कर लोगे उन्हें। मैं अभी आईपीएस में हूँ। एकेडमिक बैकग्राउंड मेरे ख्याल से उतना मैटर नहीं करता, इन द सेंस कि मतलब आप एकेडमिक्स में अच्छे हो कि नहीं, वो उतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप जब तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, तो आप कितना सिंसियरली तैयारी कर रहे हो, उसी पे मैटर करता है। और रही बात मतलब अगर
आपको ऑप्शनल चूज़ करनी है जो जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की है, तो उस हिसाब से थोड़ा हेल्प हो जाता है। बट अदरवाइज़ आप कितने अच्छे थे आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में, वो उतना भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि हर टाइप के लोग सिलेक्ट होते हैं। वो भी सिलेक्ट होते हैं जो बहुत अच्छे थे अपने पढ़ाई में, वो भी सिलेक्ट होते हैं जो शायद उतने सही नहीं रहे होंगे, बट उन्होंने यूपीएससी की तैयारी बहुत सिंसियरली की है, तो वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता वो। मेंस में कंटेंट याद करने की बात रही तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें आप ज़्यादा एक्सपोज़र के साथ आपको खुद ही याद हो जाती है, तो उस हिसाब से आप कुछ कुछ कंटेंट याद रख सकते हो, क्योंकि आपको मेंस में बहुत कम टाइम में आपको वो क्वेश्चन लिखना होता है, आपको उतना थिंकिंग का टाइम नहीं मिलता एग्ज़ाम सिचुएशन में। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको जैसे अपने फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें याद भी रहनी चाहिए। अब वो आप कॉन्शियसली करते हो या फिर आप उसी टॉपिक को इतने बार पढ़ लेते हो कि वो आपको खुद से याद हो जाए, ये आप पे डिपेंड करता है। बट हाँ, चीज़ें याद होनी चाहिए मेंस देने के लिए। हॉबीज़ परस्यू करना किया था मैंने, मतलब जैसे मैं वॉकिंग वगैरह करती थी और स्केचिंग वगैरह अच्छा लगता था मुझे, तो वो भी मैं साइड बाय साइड कर लेती थी। आई थिंक हॉबीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रिपरेशन ज़िंदगी का एक पार्ट है। तो आपका हॉबीज़ वो चीज़ है जो आपको डिफ़ाइन करती है, तो आप हर चीज़ छोड़ के मतलब बस तैयारी में लग जाओ, तो ऐसे नहीं होता है ना। आई यूज़ टू थिंक कि मेरे हॉबीज़ अगर मैं परस्यू भी कर रही हूँ साथ साथ, जैसे मेरे को रीडिंग भी मेरी हॉबी है, तो मैं कभी कभी रीडिंग भी कर लिया करती थी यूपीएससी से एक्स्ट्रा रीडिंग। तो तो हॉबीज़ परस्यू करके मुझे अच्छा लगता था, तो मेरे को पर्सनली ये लगता था कि मेरा प्रिपरेशन उससे और ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। तो हॉबीज़ मतलब आप बिल्कुल परस्यू कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। चलो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द लाइव, एंड आई होप कि वॉट एवर आई हैव सेड इज़ हेल्पफुल टू यू गाइज। थैंक यू सो मच। जय हिंद।